ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। 23 जनवरी के सैरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि एक बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ जा रहा है, लेकिन उम्मीद है इसे इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। रूस, अमेरिका और यूक्रेन के सैफरीकी मुज़ाकरात UAE में जारी। ज़ेलेंस्की का कहना है कि जंग के खात्मे की दस्तावेज़ात तकरीबन तैयार हैं। But Russians also in a difficult situation. We are answering on their attacks, and God bless. The war will stop. I hope so. पाकिस्तान में ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के फैसले पर मुल्क में बड़ी सतह पर तनकीद। एक ऐवान है जो दावा है कि ये आवाम के नुमाइंदे हैं, आपने ये तकल्लुफ बर्दाश्त किया कि एक लम्हे के लिए अपने ऐवान को एतमाद में ले। अगर हर डिप्लोमेटिक पेशरफ पहले पार्लियामान में लाई जाए और वो मुतनाज़ बना दी जाए तो फिर हुकूमत तो मफलूज हो जाएगी। फिर हुकूमत के पास क्या इख्तियार है? फिर हुकूमत तो पार्लियामान की होगी। इस्लामाबाद पुलिस ने वकील ईमान मजारी और उनके शोहर हादी चट्ठा को हिरासत में ले लिया। अमेरिका में कम उम्र बच्चों की शादियां, कैलिफोर्निया में 3 लाख से ज्यादा केसेस, लेकिन कानून अब भी खामोश। सारा की उम्र 15 बरस थी जब उनके वालिद ने उन्हें उनकी उम्र से 2 गुना बड़े शख्स से शादी करने पर मजबूर किया। मुझे उसकी बीवी बनने पर मजबूर किया गया और उस रात मेरी जिंदगी बदल गई। जानिए, हर साल लाखों कारें तैयार करने वाला छोटा सा मुल्क स्लोवाकिया ऑटो इंडस्ट्री का बड़ा खिलाड़ी कैसे बना। पाकिस्तान में सर्दी की ताज़ा लहर, जानिए अब तक सबसे ज्यादा बर्फबारी कहाँ हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों शांगला, लोअर दीर, मोमन, कालाम और अगजई चित्राल में बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया है। 89 गेंदों के बाद बाउंड्री। पाकिस्तान अंडर 19 टीम की जिम्बाब्वे के खिलाफ कामयाबी पर तनकीद। गेम, सेट एंड मैच, पाकिस्तान। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि एक बड़ा अमेरिकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है, ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इसे इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आएगी। स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के बाद अमेरिका वापसी से पहले एयर फोर्स पर साफियों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि एक बड़ी फौज ईरान की तरफ जा रही है, लेकिन कुछ होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम उन पर बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने ईरान में 800 से ज्यादा फांसी रुकवाने का दावा भी किया। उनका कहना था कि उन्होंने ईरान में जुमेरात को 837 अफराद, जिनमें ज्यादातर मर्द नौजवान शामिल थे, की फांसियां रुकवाई हैं। अमेरिकी सदर ने यह दावा भी किया कि उन्होंने ईरान से कहा था कि अगर आप इन लोगों को फांसी देते हैं तो आप पर इतना सख्त हमला होगा जितना आप पर आज तक नहीं हुआ है, और इसके मुकाबले में ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर हमला बिल्कुल मामूली महसूस होगा। उनका कहना था कि ईरान ने फांसी से महज 1 घंटा कबल इस खौफनाक इकदाम को मनसूख कर दिया है। उनका मजीद कहना था कि एक बड़ा अमेरिकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि हमें इसे इस्तेमाल ना करना पड़े। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान सैफरीकी मुज़ाकरात आज मुत्तहिदा अरब अमारात में होंगे। डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुकालमा ना होने से बातचीत बेहतर है और अमन के लिए तमाम फरीकों को तैयार होना होगा। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात को अहम और मस्बत करार देते हुए कहा कि जंग के खात्मे के लिए दरकार दस्तावेजात तकरीबन तैयार हैं और इस अमल में अमेरिका का किरदार कलीदी है, जबकि यूरोप असरअंदाज तो हो सकता है मगर इसे वक्त दरकार है।
Yeah, the meeting was, I I think... would never question that. No. The meeting was good, thanks to President, and thank you that he found time for us. And it's really, today I saw like my team, and they spoke with American team. And before my meeting with President Trump, my team spent a lot of time with Americans. And even I wanted to ask President Trump to give them American passports, because I think that... यूक्रेन के सदर ने यूक्रेन के दिफा को महंगा अमल करार देते हुए आलमी कंपनियों से सरमायाकारी की अपील की और यकीन दिलाया कि मुल्क में अमन कायम होगा। ताहम ज़ेलेंस्की ने यूरोप और अमेरिका पर रूस को मिसाइल पुर्जाजात की फराहमी न रोकने पर सख्त तनकीद भी की। यूक्रेनी सदर का कहना था कि यूरोप को अपनी सलामती के लिए खुद ज्यादा सरमायाकारी करना होगी, क्योंकि नेटो का इन्हिसार अमेरिका पर है। उन्होंने रूसी तेल की आमदनी को जंग की बुनियादी वजह करार देते हुए कहा कि अगर प्यूतन के पास पैसा ना हो तो यूरोप में जंग मुमकिन नहीं रहेगी। I think this last mile, which is very difficult. पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर गजा के लिए कायम किए गए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के अलावा मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडोनेशिया समेत कई ममालिक शामिल हैं। चार्टर के मुताबिक हर रुकन को एक वोट का हक हासिल होगा। ताहम फैसलों के लिए चेयरमैन यानी सदर ट्रंप की मंजूरी जरूरी होगी। रुकनियत की मुद्दत 3 साल है। अलबत्ता $1 अरब फंड में देने वाले मुमालिक पर यह शर्त लागू नहीं होगी। ताहम इख्तियारात के फर्क की वजाहत चार्टर में मौजूद नहीं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये बोर्ड है क्या और इस फैसले के बारे में माहिरीन का क्या कहना है। मजीद ये कि रुकन मुमालिक को क्या इख्तियारात हासिल होंगे, जानते हैं आजम खान से। अमेरिका ने गजा के लिए एक नया बोर्ड ऑफ पीस तश्कील देना शुरू कर दिया है, जिसके लिए पाकिस्तान समेत दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक को दावतनामे भेज दिए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत एक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स भी अमल में लाई जाएगी, जिसमें मुतअद्दिद ममालिक की फ़ोर्स शामिल होगी। इसमें इज़राइल है, मिस्र है और ख़ुद फ़लस्तीन की तरबियत याफ्ता पुलिस शामिल होगी। इस फ़ोर्स का काम फ़लस्तीन के सरहदी इलाकों की हिफाजत को भी यकीनी बनाना होगा और हमास को गैर मुसल्लह करना भी होगा। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के लिए भेजे गए दावतनामे की न सिर्फ तस्दीक की बल्कि इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। यूँ पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से ऐलान करदा बोर्ड ऑफ पीस का रुकन बन चुका है। व्हाइट हाउस ने बोर्ड ऑफ पीस के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक सदर ट्रंप इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे, जबकि उनके वज़ीर खारजा मार्को रूबियो और बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर इस बोर्ड में शामिल होंगे और कुछ दीगर अहम रहनुमा भी इस बोर्ड में उनका नाम लिया गया है कि वो इसके अरकान होंगे। अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के अरकान अगर $1 अरब अदा करें तो उन्हें मुस्तकिल नशिस्त दी जाएगी और जमा की जाने वाली तमाम रकूम गजा की तामीर नौ पर खर्च की जाएंगी। अगरचे बोर्ड को फंड फ्राहम करने के लिए लाजमी शर्त नहीं है, लेकिन जो अरकान $1 अरब की अदायगी नहीं करेंगे तो उनकी मुद्दत रुकनियत 3 साल होगी। पाकिस्तान गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस का रुकन तो बन चुका है, लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि पाकिस्तान का इस बोर्ड में क्या किरदार होगा। माहिरीन से बात करते हैं कि वो पाकिस्तान के इस फैसले को किस तरह देखते हैं। जिनेवा और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब और अमेरिका के लिए पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर मसूद खान का ये कहना है कि ये जो बोर्ड है इसका दावतनामा पाकिस्तान को मसूल होना एक पाकिस्तान के लिए बड़ी सफारती कामयाबी है। उनका ये कहना है कि इस बोर्ड में जो कुलीदी फैसले होंगे वो तो सदर ट्रंप और उनकी टीम ही करेगी, ताहम जो दीगर ममालिक इसका हिस्सा होंगे, जो इसके अरकान बनेंगे, वो उनका जो किरदार है वो मुशावरती होगा। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर अशरफ जहांगीर काजी का ख्याल है कि $1 अरब देने की अगर शर्त लाजमी हुई तो फिर शायद पाकिस्तान को फिर से IMF का रुख करना पड़े। उनके ख्याल में ये बोर्ड बैनुल-अक़वामी चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी में है और यूं अमेरिका और इजराइल अभी तमाम इक़दार की नफ़ी करते हुए इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अशरफ जहांगीर काजी ने यह राय दी कि पाकिस्तान को इस बोर्ड में शामिल नहीं होना चाहिए। ताहम दूसरी जानब मसूद खान के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिकी जनरल की सरबराही में बनने वाली इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा तो नहीं बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान इसके मुज़िर असरात नहीं देखना चाहेगा और न वो हमास को गैर मुसल्लह करने जैसी कोशिशों में शामिल होगा। मसूद खान के मुताबिक पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया। मसूद खान के मुताबिक पाकिस्तान खलीजी ममालिक से भी मुशावरत करता आ रहा है और अमेरिका से भी इसके ताल्लुकात में बेहतरी आई है।
اس وجہ سے اس کا زیادہ کردار سفارتی محاذ پر ہوگا۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں اپنا کردار اس طرح ادا کرنا ہوگا کہ وہ فلسطین کے لیے دو ریاستی حل کے لیے کوشاں نظر آئے، نہ کہ اسرائیل کے لیے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر سامنے آئے۔ پاکستان کے اس فیصلے پر ملک میں بڑی سطح پر تنقید بھی دیکھی گئی ہے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ بورڈ آف پیس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی صورت میں کسی قسم کا کوئی امن بورڈ قبول نہیں۔ میر کا وہ شعر کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوا جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتا ہے۔ اگر آپ نے 25 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کرنی ہے وہاں پہ، کیا اس ایوان کا، جسے میں عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی ایک ایوان ہے جو دعویٰ ہے کہ یہ عوام کے نمائندے ہیں، آپ نے یہ تکلف برداشت کیا کہ ایک لمحے کے لیے اپنے ایوان کو اعتماد میں لیں؟ حکومت کے اراکین کا بھی حق ہے، اپوزیشن کے اراکین کا بھی حق ہے کہ وہ معلوم کرے، اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے اور کیا مصلحت ہے۔ دوسری جانب بعض تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کی شمولیت سے وہ ایک اہم سٹیک ہولڈر بن گیا ہے اور اسے سفارتی سطح پر اپنی آواز بلند کرنے کا موقع ملے گا، جبکہ سابق سفیر ملیحہ لودھی نے اسے غیر دانشمندانہ قرار دیا۔ اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں عسکری تجزیہ کار مزمل سہر وردی سے۔ مزمل صاحب، سابق سفیر ملیحہ لودھی نے بورڈ آف پیس میں شمولیت کے پاکستانی فیصلے کو غیر دانشمندانہ قرار دے دیا، جبکہ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے پہلے اس پر قومی اسمبلی میں بحث ہونا چاہیے تھی اور اسمبلی کی منظوری کے بعد اس بورڈ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ مولانا کی اس تجویز میں کتنا دم ہے؟ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کا اگر جائزہ لیں جو انہوں نے پارلیمان میں کی ہے، پہلا انہوں نے کہا کہ پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اس کا میں پہلے ہی جواب دے چکا ہوں آپ کو کہ پارلیمان کو اعتماد میں لینا ضروری نہیں تھا۔ آئین پاکستان کے تحت یہ ایگزیکٹو کی ڈومین ہے۔ مطلب اگر مولانا بار بار اپنی تقریر میں 73 کا آئین کرتے ہیں تو 73 کے آئین میں یہ جو ڈپلومیسی کا فرنٹ ہے، معاہدے کرنا، حکومتوں کے ساتھ ڈیل کرنا، یہ ایگزیکٹو کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، پارلیمان کا کام نہیں ہے۔ صحیح۔ ہر ڈپلومیٹ، میں نے پھر پہلے بھی کہا ہے، پھر کہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان کی اگر بات مان لیں، اگر ہر ڈپلومیٹک پیش رفت پہلے پارلیمان میں لائی جائے اور وہ متنازع بنا دی جائے تو پھر حکومت تو مفلوج ہو جائے گی۔ پھر حکومت کے پاس کیا اختیار ہے؟ پھر حکومت تو پارلیمان کی ہوگی۔ پارلیمان کی حکومت نہیں ہے، پارلیمان میں ایک اکثریتی پارٹی کی حکومت ہے، پورے پارلیمان کی تو حکومت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں مولانا کی تنقید جو ہے وہ نہ تو آئینی طور پہ درست ہے اور نہ ہی میرا خیال ہے سیاسی حالات کے طور پہ درست ہے۔ ایک طرف تو یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں، آپ افغانستان سے بات چیت کریں، اور دوسری طرف وہی لوگ کہتے ہیں بورڈ آف پیس کا ممبر نہ بنے۔ مطلب ایک جب ان سے بات کرو تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ دہشت گردوں سے بھی مذاکرات کریں، وہ جو ہمارے بچے مار رہے ہیں نا ان سے بھی بیٹھ کے مذاکرات کریں، اور دوسری طرف کہتے ہیں بورڈ آف پیس کے ممبر نہ بنے، آپ بتائیں اس میں کیا ہے۔ امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلے عام پاکستان کو دعوت دی، پاکستان نے سوچا اور اس کے بعد پاکستان نے اس دعوت کو قبول کر لیا، جیسے کہ 8 اور مسلم ممالک نے قبول کیا ہے۔ پاکستان نے راتوں رات اسرائیل کو قبول، ابراہیم اکارڈ سائن کر دیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کابینہ کو اعتماد میں لینا بھی ایک انتظامی معاملہ ہے۔ کوئی قوم کو بے خبر نہیں رکھا گیا۔ 2 مہینے سے بات ہو رہی تھی بورڈ آف پیس میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ میرا خیال ہے مولانا نے کوئی شاید حکومت کے خلاف غصہ نکالنا تھا، غصہ نکال دیا ہے، ادروائز ان کی تقریر کوئی حقائق پر مبنی ہے۔ صحیح۔ مزمل سہر وردی، آپ کا بے حد شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق سفیر عمران علی چودھری صاحب۔ چودھری صاحب، بورڈ آف پیس بن گیا، پاکستان نے ممبرشپ پر سائن بھی کر دیے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی صدر ٹرمپ کی خوش گپیاں بھی ہوئیں۔ آپ اس سارے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی یہ بورڈ UNO کو ریپلیس کر پائے گا؟ اصل میں جی رولز بیس سسٹم کے تو یہ بالکل خلاف ہے، اور UN کو شاید ریپلیس نہ کر سکے، لیکن ایک آلٹرنیٹ باڈی بن کے یہ ایٹ لیسٹ 3 سال کے لیے 4 سال کے لیے تو ضرور آ جائے گی۔
पाकिस्तान का मसला ये थे जी, पाकिस्तान हैड 3 चॉइसेस. पाकिस्तान की चॉइस नंबर 1 थी कि वी जॉइंड इन. दूसरी चॉइस ये थी कि वी रिफ्रेन फ्रॉम जॉइनिंग. रिफ्रेन फ्रॉम जॉइनिंग का इसलिए लगता कि वी वुड हैव स्टूड आउट, और जो मई के बाद से पाकिस्तान की एक ट्रैजेक्टरी चल रही थी पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता सडनली टू टेक, और हम अपने आप को वल्नरेबल भी समझते हैं टू बी अगेंस्ट द वर्ल्ड. मेरे ख्याल में इट्स स्टिल अ यूनिपोलर वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड सोल सुपर पावर. और तीसरा था जी कि हम इंडिया की तरह प्रीमा डोना बन के बैठे रहते, अपनी चॉइसेस वे करते, अपनी कीमत बढ़ाते. लेकिन उसमें हमारी प्रॉब्लम ये थी कि वी वर पार्ट ऑफ एन 8 मुस्लिम कंट्री क्लब, जिसकी वजह से वी कुड नॉट हैव गॉन अगेंस्ट देम. इसलिए वी डिसाइडेड कि दिस वाज एन ऑप्शन. इसकी एक और जहत भी है, वो ये कि आप फलस्तीन का इतना जिक्र करते हैं, पैलेस्टीनियन कॉज के लिए आप इंडिपेंडेंस से आज तक बात करते हैं. इट वुड हैव लुक्ड ऑड कि आप इसमें से साइड पे हो जाते. सो ऑल्दो ये बेड ऑफ थॉर्न्स है, बट वी डिसाइडेड दैट दिस वाज द लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन. लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन. मगर पाकिस्तान में इस पर बड़ी तनकीद हो रही है. आपके कुछ फॉर्मर कोलीग्स भी ये समझते हैं कि ये फैसला सही नहीं है और पाकिस्तान को इसराइल के साथ नहीं बैठना चाहिए, वगैरह वगैरह. लेकिन इसराइल तो यूएनओ में भी मौजूद है, सिक्योरिटी काउंसिल में भी मौजूद है, WTO में भी मौजूद है, और कई फोरम्स हैं जहां पाकिस्तान और इसराइल बैठते हैं. ये बताएं कि ये तनकीद आपके ख्याल में कितनी वैलिड है? क्या वाकई पाकिस्तान को कोई रिस्क होगा इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने से? जी, एक रिस्क जो मेरी नज़र में, पहली बात तो ये जी, तनकीद ये भेजा है. मेरे कोलीग्स भी अगर कह रहे हैं तो आई डोंट एग्री विद इट. ख्याल सिर्फ ये है कि इफ यू पुल आउट राइट इन द मिडल ऑफ इट आफ्टर हैविंग जॉइंड इट, द डैमेज वुड बी वर्स. एंड पुल आउट आप उसी सूरत में करेंगे कि डायबॉलिकली एंटी पैलेस्टीनियन कोई चीज सामने आ जाए अगर, एंड देन सडनली यू वुड बी पार्ट ऑफ अ बॉडी जो कि वो कर रही है, या उसकी एक असेंबली है. ये सुना है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो इसकी मजीद ट्रम्प साहब नॉमिनेट करेंगे. सही. ये रिस्क है जी, कई दफा अंदर जाके बाहर आना बड़ा मुश्किल है. इमरान अली चौधरी, वक्त देने का शुक्रिया. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को दी गई बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत वापस ले ली है. बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी की तकरीर के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने ताकतवर ममालिक की जानिब से इक्तिसादी इंज़माम को बतौर हथियार और महसूलात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की खुलकर मजम्मत की थी. जुमेरात के रोज़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी एक पैगाम में कहा कि बराए करम इस खत को उस बात की बाज़ाबिता इतला समझें कि बोर्ड ऑफ पीस की जानिब से आपको कनाडा की शमूलियत के हवाले से दिया गया दावतनामा वापस लिया जा रहा है. ख्याल रहे कि जुमेरात के रोज स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा बोर्ड ऑफ पीस का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए कहा था कि हर कोई इस बोर्ड का हिस्सा बनना चाहता है. पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हमरा इस तकरीब में शिरकत की थी. पाकिस्तान के अलावा मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो चुके हैं, जबकि अल्बानिया, अर्जेंटीना, हंगरी, इसराइल, कजाकिस्तान, पैराग्वे और उज़्बेकिस्तान भी इस बोर्ड में शामिल होने की तस्दीक कर चुके हैं. सदर ट्रंप का कहना था कि बोर्ड में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के कई ज़हीन रहनुमा शरीक हैं और वो उम्मीद करते हैं कि वो मिलकर गजा में अमन की कोशिशों को आगे बढ़ाएंगे. सामिन, इस्लामाबाद पुलिस ने जबरी गुमशुदगियों के मुकदमात की पैरवी करने वाली वकील ईमान मजारी और उनके शोहर हादी अली चट्ठा को वफाकी दारुल-हुकूमत से हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने गिरफ्तारी की तस्दीक की है, ताहम ये वाजे नहीं किया गया कि उन्हें किस मुकदमे में हिरासत में लिया गया है. ईमान मजारी की वालिदा और साबिक वफाकी वजीर शेरी मजारी ने दावा किया है कि दोनों को बगैर FIR दिखाए गिरफ्तार करके अलग अलग गाड़ियों में नामालूम मुकामात पर मुंतकिल किया गया है. के मुताबिक ईमान और हादी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की वैन में स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत जा रहे थे कि सीरीना होटल के करीब पुलिस ने गाड़ी रोककर उन्हें हिरासत में ले लिया.
उस वक्त बार के सदर और सेक्रेटरी भी वैन में मौजूद थे। चंद रोज कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी और हादी चट्ठा के वारंट गिरफ्तारी मनसूख करते हुए हिफाजती जमानत मंजूर की थी। गिरफ्तारी पर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वाजिद गिलानी ने मजम्मत करते हुए मुकम्मल हड़ताल की अपील की है, जबकि साफियों और सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। वाज़ेह रहे कि ईमान मजारी और हादी चट्ठा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना मुतनाज़ा ट्वीट्स के हवाले से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसमें रियासती इदारों के खिलाफ मवाद फैलाने के इल्जामात आयद किए गए हैं। सामीन, सन 2000 से 2021 के दौरान अमेरिका में तकरीबन 3,15,000 कम उम्र बच्चों की शादियां हुई, जिनमें अक्सरियत ऐसी लड़कियों की थी जिनकी शादियां बालिग मर्दों से की गईं। हालिया बरस में रियासत मेन, ओरिगन, मिज़ोरी और वाशिंगटन डीसी में बच्चों की शादी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ताहम कैलिफोर्निया में ताहाल बच्चों की शादी के लिए कोई कम अज कम उम्र मुकर्रर नहीं की गई और ना ही रियासती हुकूमत इस रुझान को बाकायदा तौर पर ट्रैक करती है। माहिरीन के मुताबिक गोल्डन स्टेट कहलाने वाले कैलिफोर्निया में हर साल तकरीबन 8,000 कम उम्र बच्चों की शादियां होती हैं। समाजी कारकुनों का कहना है कि कैलिफोर्निया में ये मसला खास तौर पर पेचीदा है, जहां कानूनी खला और निगरानी के फुकदान के बाइस कम उम्र बच्चों बिलखसूस लड़कियों को संगीन समाजी और नफसियाती खतरात का सामना रहता है। सुनिए BBC की रेगन मॉरिस की रिपोर्ट, जिसे उर्दू में खतीजा आरिफ पेश कर रही हैं। मेरा सुबह में उससे तारुफ हुआ और रात को उससे मेरी शादी हो गई। मेरे लिए वो एक अजनबी था। सारा की उम्र 15 बरस थी जब उनके वालिद ने उन्हें उनकी उम्र से 2 गुना बड़े शख्स से शादी करने पर मजबूर किया। मुझे उसकी बीवी बनने पर मजबूर किया गया और उस रात मेरी जिंदगी बदल गई। 16 बरस की उम्र में वो माँ बन चुकी थी। स्कूल से हटा लिया गया और उनसे तवक्को की गई कि वो अपनी बच्ची की परवरिश भी ऐसी ही करे कि वो एक बीवी बने और फिर एक माँ। तो सब बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ मेरे बारे में नहीं, उससे कहीं बड़ी है और जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उसका असर उस पर भी होगा। मुझे पूरी तरह इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ जो हुआ वो गलत क्यों था, लेकिन मुझे ये मालूम था कि मुझे उसके लिए इस शादी से निकलना होगा। I didn't know the entirety of what had happened to me why it was so wrong, but I knew that I had to get out for her. कैलिफोर्निया में शादी की कोई मिनिमम एज नहीं है, बस बच्चों को वालिदैन की रजामंदी चाहिए। जिन बच्चों की इस तरह की शादियां हुई हैं वो चाइल्ड मैरिज पर पाबंदी चाहते हैं ताकि शादी के नाम पर उनका इस्तेहसाल करने वालों से उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ब्रिटनी बी ने अपने घर के माहौल से बचने के लिए 17 बरस की उम्र में शादी कर ली। जब उसने मुझ पर तशद्दुद शुरू किया तो उसकी उम्र 20 वर्ष थी। वो बालिग था। मैं खुद से कहती थी कि जो तशद्दुद वो मुझ पर कर रहा है वो काबिल कबूल है। वो कभी कभी मुझे थोड़ी सी आज़ादी भी देता था। मैं एक कैद से दूसरी कैद में चली गई थी और लोगों की ये कहने की जुर्रत होती थी कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की। बच्चे ऐसे फैसले नहीं करते, वो रजामंदी का मतलब नहीं समझते। चाइल्ड मैरिज पर पाबंदी की मुहिम में चेल्सी क्लिंटन जैसी बाअसर शख्सियत का शामिल होना एक मुस्बत कदम है। उनका कहना है कि बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि कैलिफोर्निया में शादी की कोई मिनिमम उम्र ही मुकर्रर नहीं की गई है। चेल्सी क्लिंटन कह रही हैं कि वो लोगों के दिल और दिमाग को बदलने की कोशिशों में यकीन रखती हैं, लेकिन वो ये समझती हैं कि क़वानीन को बदलने की भरपूर कोशिशें की जानी चाहिए और इन क़वानीन पर अमल दरामद हो ताकि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। क़वानीन बदल रहे हैं। एक दहाई पहले पूरे अमेरिका में चाइल्ड मैरिज लीगल थी, अब 16 रियासतों में ये गैर कानूनी है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कैलिफोर्निया यानी गोल्डन स्टेट में भी ऐसा ही हो। सामीन, यूरोप का छोटा सा मुल्क स्लोवाकिया, जिसकी आबादी सिर्फ 54 लाख है, आज दुनिया में फी कस सबसे ज्यादा कारें बनाने वाला मुल्क बन चुका है। यहाँ हर साल तकरीबन 10 लाख गाड़ियां तैयार की जाती हैं, जिनमें किया, वॉक्सवैगन, स्टेलांटिस, जैगुआर लैंड रोवर और मुस्तकबिल में वॉल्वो जैसी आलमी कंपनियां भी शामिल हैं। इस कामयाबी की बुनियाद 1990 की दिहाई में कम्युनिज्म के खात्मे के बाद रखी गई, जब गैर मुल्की सरमायाकारी, कम मजदूरी लागत, हुनरमंद अफरादी कुव्वत और यूरोप के वस्ती महले वकू ने आलमी कारसाज इदारों को स्लोवाकिया की तरफ मुतवज्जे किया।
हुकूमत की जानिब से टैक्स छूट, सनती मराहत और तकनीकी तालीम के मजबूत निज़ाम ने इस सनत को मजीद तकवीत दी। माहिरीन के मुताबिक कम लागत के साथ बुलंद पैदावारी सलाहियत, मजबूत सप्लायर नेटवर्क और कम कार्बन तवानाई के ज़राए ने स्लोवाकिया को इंडस्ट्री में गैर मामूली बरतरी दी है। यही वजह है कि आज ये छोटा सा मुल्क आलमी ऑटो मार्केट में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही मुल्क के कई हिस्सों में 21 से 24 जनवरी के दौरान वक्फे से बारिशों और शदीद बर्फबारी के मुतल्लिक खबरदार कर दिया गया था। महकमा मौसमियात की तरफ से जारी आदादोशुमार के मुताबिक सर्दी की हालिया लहर के दौरान सबसे ज्यादा बर्फबारी खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में देखने में आई है। मालम जब्बा में अब तक 38 इंच, जबकि वादी कालाम में अब तक 30 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसके अलावा चित्राल और पाड़ा चिनार में बिलतरतीब 16 और 15 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। सूबा पंजाब के सियाहती मुकाम मरी में अब तक 11.5 इंच बर्फ पड़ चुकी है। इसके अलावा सूबा बलूचिस्तान के इलाकों कलात और कोयटा में भी बिलतरतीब 1.6 और 1.5 इंच बर्फबारी हुई है। PDM के मुताबिक जियारत जाने वाले फंसे हुए सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मुल्क के दीगर हिस्सों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं इजलाल हैदर से। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हो गया है। चमन में 35 साल बाद शदीद बर्फबारी से शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। कोजक टॉप, शीला बाग, ख्वाजा इमरान, कोहे सुलेमान, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, पिशीन, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, लोरालाई और दीगर इलाकों में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी है। बर्फबारी के बायस शाहराहों पर ट्रैफिक शदीद मुतासर है। NHA, PDMA और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। खुजदार, लजबेला समेत दीगर इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों शांगला, लोअर दीर, मोहम्मद, कालाम और अगज़ई चित्राल में बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया है। चित्राल में बर्फबारी से मुतादिद राब्ता सड़कें आमदो रफ्त के लिए बंद हैं। सयाहती मुकाम शोगरान में 1.5 इंच, नारान में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए शोगरान पहुँच गए हैं। अपर गलियात के मुख्तलिफ मकामात अयूबिया, डोंगा गली, छांगला गली में बर्फबारी, जबकि एबटाबाद शहर में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर दयामर में शदीद बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। हुंजा और नगर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी जारी है। ज़लज़ले से मुतासरा इलाके चेपोरसन में भी बर्फबारी हो रही है, जिससे खैमों में मुकीम मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। हटियाँ बाला, चनारी, चकोठी, लीपा वैली, वादी खलाना, गंगा चोटी, अड़ंकेल, ग्रेस, सरगन वैली समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी है। उधर सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज़ बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन जीत के अंदाज ने शदीद बहस छेड़ दी है। 129 रन का हदफ पाकिस्तान ने 26.2 ओवर्स में हासिल किया। ताहम 16 ओवर्स के बाद जानबूझकर सुस्त बैटिंग ने नाकदीन को हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने आखिरी 35 रन बनाने के लिए 10 ओवर्स इस्तेमाल किए और 89 गेंदों तक कोई बाउंड्री ना लगी। फिर 27वें ओवर में 2 छक्कों के साथ मैच खत्म कर दिया गया। अगर पाकिस्तान 25 ओवर से पहले हदफ हासिल कर लेता तो स्कॉटलैंड सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर जाता, मगर सुस्त रफ्तार बैटिंग से जिम्बाब्वे को फायदा हुआ और पाकिस्तान का नेट रन रेट बेहतर रहा। साबिक जिम्बाब्वियन ओपनर एंडी फ्लावर समेत बास माहिरीन ने इसे जायज हिकमत अमली करार दिया, जबकि नाकिदीन और सोशल मीडिया सार्फिन ने इसे खेल की रूह के मुनाफी और नेट रन रेट से छेड़छाड़ करार दिया। ICC कवानीन के मुताबिक जानबूझकर नेट रन रेट में रद्दोबदल काबिल सजा जुर्म है। ताहम ताहाल पाकिस्तानी टीम इंतजामिया की जानिब से कोई वजाहत सामने नहीं आई है। Game, set and match. Pakistan. Couple of huge sixes to complete the victory.
इंडिया की रियासत केरला में मुबैना जिनसी हरासानी से मुतल्लक एक सोशल मीडिया पोस्ट के वायरल होने के बाद उसमें नजर आने वाले शख्स ने खुदकुशी कर ली है। रियासती इंसानी हकूक कमीशन ने इस मामले में पुलिस को तहकीकात का हुक्म दिया, जिसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने वाली खातून के खिलाफ खुदकुशी पर उकसाने जैसी दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मज़कूरा खातून ने गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए इल्ज़ाम आयद किया था कि वीडियो में नजर आने वाला शख्स उन्हें नामुनासिब अंदाज में छू रहा था। वीडियो में नजर आने वाले शख्स की जानिब से अपनी जान लेने के बाद उनकी वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट करने वाली खातून ने इल्ज़ाम लगाया था कि बस में सफ़र के दौरान वीडियो में नजर आने वाले शख्स ने उनकी हुदूद की खिलाफ वर्जी की और जानते बूझते उन्हें नामुनासिब तरीके से छुआ। ये पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और बहुत से सार्फिन ने वीडियो में नजर आने वाले शख्स पर तनकीद की और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाले शख्स का नाम दीपक है। दीपक के दोस्त असगर अली ने BBC को बताया कि अगले दिन मुझे भी वो सोशल मीडिया पोस्ट मिली जिसे मैंने दीपक के साथ शेयर किया। दीपक महज़ब इंसान था, वो कभी किसी को भी खास तौर पर खवातीन को तकलीफ पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता था। रियासती इंसानी हकूक कमीशन ने इस मामले पर पुलिस को एक हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से पहले अब तक की खास खबरें।